नमस्कार, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिका ढडवाल। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हर बार हम आपके लिए महत्वपूर्ण विषय लेके आते हैं जो आपकी सेहत के साथ जुड़े होते हैं। आज भी हम एक ऐसा ही महत्वपूर्ण विषय आपके साथ लेके आए हैं। अगर हम बात करें आपकी मुस्कान की, तो एक मुस्कान आपको एक आत्मविश्वास देती है, पर यही जो मुस्कान है कई बार दांत के दर्द या संक्रमण के कारण कहीं खो जाती है। दांत के दर्द की अगर हम बात करें तो आज के समय की अगर मैं बात करूं तो बहुत तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो आ चुकी है और कई तरह की जो समस्याएं जो हम फेस करते हैं उन्हें जो है उपचार किया जा सकता है। आज मैं आपसे बात करूंगी ओरल एंड मैक्सियोफेशियल सर्जरी के बारे में। इस विषय पर बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर रंगीला राम, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैक्सियोफेशियल सर्जरी। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। सर, जैसे कि मैंने बात की कि जो मुस्कान है आपको एक अलग ही आत्मविश्वास देती है, पर अगर हम इस मुस्कान की अगर मैं बात करूँगा, कई बार ऐसा होता है कि दांत की दर्द की वजह से जो है ये कहीं मुस्कान जो है खो जाती है, क्योंकि दांत का दर्द है तो हंसी तो आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो आज हमारा जो विषय है वो है ओरल एंड मैक्सियोफेशियल सर्जरी। तो मैं इसको आसान शब्दों में समझना चाहूँ तो ये क्या है? जी मैम, सबसे पहले तो मैं डीडी हिमाचल दूरदर्शन के दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। मैं डॉक्टर रंगीला राम, दंत महाविद्यालय आईजीएमसी शिमला में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूं। और जैसा आपने पूछा कि मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी ये एक ब्रिजिंग स्पेशलिटी है बिटवीन द मेडिसिन एंड मेडिकल स्पेशलिटी एंड डेंटिस्ट्री स्पेशलिटी। इसमें क्या होता है जी, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के लिए हमें पहले बीडीएस करना पड़ता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। उसके बाद 3 साल का कोर्स करना पड़ता है एज ए एमडीएस। तो गवर्नमेंट की रूलिंग के हिसाब से जैसे बीडीएस एक स्पेशलाइज कोर्स होता है, तो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी फिर आगे को एक सुपर स्पेशलाइज कोर्स होता है जो चेहरे की जो जटिल बीमारियां हैं या डिफॉर्मिटीज़ हम बोल सकते हैं, या कुछ ऐसी इमरजेंसीज कंडीशंस भी होती हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो उन सारे जैसे चेहरे की, मुख की या जबड़े की या गर्दन की जो विकृतियां हैं या जो जटिल बीमारियां हैं, उसके बारे में हम जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन होता है वो इस चीज़ को एड्रेस करता है प्राइमरीली। ऑल्दो ये डेंटिस्ट्री की ही ब्रांच है। अमंग द जितना डेंटिस्ट्री की जैसे 9 ब्रांचेस होती हैं उनमें से एक मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है। पर ये ब्रिजिंग इसलिए होती है क्योंकि हमें जब हमारे एमडीएस के कोर्स के दौरान हमें मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ या जो दूसरे एलाइड जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, एनेस्थीसिया हो गया, ईएनटी हो गया, आपका जनरल सर्जरी हो गया, ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो गया, न्यूरो सर्जरी हो गया और प्लास्टिक सर्जरी हुआ, इन सभी लोगों के साथ मिलके इनसे हम सीखते भी हैं। और जो ओवरलैपिंग स्पेशलिटी है हमारी, चेहरे को प्लास्टिक सर्जन भी एड्रेस करता है, मैक्सिलोफेशियल सर्जन भी एड्रेस करता है। अगर सिर की कोई चोट लग जाती है उसको न्यूरो सर्जन एड्रेस करता है। अगर उसकी हड्डियों का फ्रैक्चर हो जाता है या उनको करेक्शन करनी है तो हम लोग उनके साथ मैक्सिलोफेशियल सर्जन उनके साथ भी काम करते हैं। और प्लास्टिक सर्जन के साथ हम मिलके, जैसे आप कटे हुए होंठ होते हैं, तालू होते हैं, ये सारी चीज़ें प्लास्टिक सर्जन भी करता है और मैक्सिलोफेशियल सर्जन भी करता है। तो इसको एक ब्रिजिंग स्पेशलिटी माना जाता है बिटवीन द मेडिकल एंड जो डेंटल जो स्पेशलिटी होती है। सर, जैसे कि आपने बताया कि हमें कई तरह की दिक्कतें, अगर हम एक्सीडेंटल केसेस की बात करें, थोड़ा सा मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की जो जिम्मेदारी है, मतलब मेन इनकी कब ज़रूरत हमें जब पड़ती है कि कौन से केसेस ऐसे होते हैं कि उस टाइम जो है इस सर्जरी की जो है वो ज़रूरत पड़ती है? जी मैम, इसके बारे में जैसे 13 फरवरी को हमारी जो एसोसिएशन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जो है, तो 13 फरवरी को मैक्सिलोफेशियल सर्जन डे सेलिब्रेट करती है। तो इस बार जो हमारा इंटरनेशनल एसोसिएशन था उसका थीम था कि स्कोप टू नो योर मैक्सिलोफेशियल सर्जन एंड स्कोप ऑफ द मैक्सिलोफेशियल सर्जन।
तो जैसे आपने जो क्वेश्चन किया कि करते क्या हैं या कैसे करते हैं, वो सारी जैसे स्कोप में हमारा आ जाता है कि अगर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अगर शुरुआत से हम देखें तो ये स्टार्ट होता है सारा बेसिक डेंटिस्ट्री से ही। जो दांतों के जो बीमारियां होती हैं वो जब गंभीर रूप ले लेती हैं तो उसमें जो है तो गंभीर रूप में जैसे कोई दांतों का संक्रमण है वो फैल जाता है आपके, जब तक रूट तक रहता है वो तब तक तो जो हमारी जो इसमें दांतों की जो शल्य चिकित्सा होती है वो लोग भी एड्रेस कर सकते हैं उस चीज़ को। पर जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन का काम जब शुरू होता है कि जब वो नीचे जबड़े में फैलना शुरू कर जाता है या मुख की तरफ फैलना शुरू कर जाता है, वो या हो सकता है कि जैसे मवाद बन गया गर्दन में इकट्ठा हो गया, उसके लिए फिर वो नॉर्मल जो एक डेंटल सर्जन होता है उसका जो दायरा आता है काम करने का उससे बाहर निकल जाता है। हाँ, तो वो फिर मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो है तो उसको एड्रेस करने की मतलब एड्रेस करेगा। जी। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर जो है वो दांत की समस्या जो है वो गंभीर रूप ले चुकी है तो हमें जो है इस सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। जी जी सर, अगर बात करूं आपातकाल स्थिति की, अगर मैं बात करूं तो आपातकाल की स्थिति दांत के लिए अगर मैं बात करूं तो वो क्या रहती है? कि कई बार हम सोचते हैं कि अब रात के समय दांत में दर्द है, या अगर हम बात करें तो हम अगले दिन जो है वो डॉक्टर को अप्रोच करते हैं और अपना दांत दिखाते हैं। तो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड, जिस तरह की गंभीर समस्या है, अचानक ऐसी कोई दिक्कत हो गई तो उस समय क्या हमें जो है करना चाहिए और आपातकाल की स्थिति जो है उसमें हम क्या स्टेप ले सकते हैं? मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में जो आपातकालीन स्थिति है ना, उनकी बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट है वैसे तो, पर अगर हम साधारण तरीके से शुरू करें, जैसे एक आपातकालीन स्थिति आ गई कि रात को किसी को दांत में दर्द हो जाता है, घर में कोई मेडिसिन नहीं है या आसपास जो है तो कुछ नहीं किया जा सकता है, तो अल्टीमेटली पेशेंट को हॉस्पिटल विजिट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। एक तो सिंपल दांत की दर्द आपातकालीन स्थिति आ गई। दूसरी आ जाती है आपकी, अगर कोई पेशेंट दिन को जो है तो किसी दंत चिकित्सालय में या हॉस्पिटल में विजिट किया था, वहाँ पर उन्होंने नॉर्मल एक्सट्रैक्शन करा दी, तो लेकिन घर जाके रात को या कभी भी किसी भी टाइम जो है तो उनको एक्सेसिव ब्लीडिंग, रक्त रिसाव हो जाता है, तो उस रक्त रिसाव को रोकने के लिए वो भी एक आपातकालीन स्थिति है। बिल्कुल। मतलब उसको ना चाहते हुए भी हॉस्पिटल विजिट करना ही पड़ेगा, कि इससे पहले कि ज़्यादा रक्त रिसाव हो जाए मरीज को, उसकी वजह से कुछ और दिक्कतें आना शुरू हो जाए तो उनको विजिट कर लेना चाहिए। तीसरा आ जाता है कि कहीं चोट लग जाती है, बच्चे कोई घर में गिर जाते हैं या बड़े गिर जाते हैं, उन गिरने के बाद जो है तो उनके दांत, उसको बोलते हैं टीथ एवल्जन, वो सॉकेट से बाहर गिर जाते हैं, वो भी एक आपातकालीन स्थिति है। उस स्थिति में आपको क्या करना है कि आप दांत को किसी कंटेनर में डाल के, वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि उसको उसी सॉकेट में जो है तो रीइम्प्लांट कर दें। अगर कोई घर में पढ़ा लिखा है जो समझता है इस चीज़ को, वैसे कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल छोटे कंटेनर में डाल के दांत को आप हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मरीज को साथ ले आइए, उनको दोबारा रीइम्प्लांट कर, ये भी जैसे 30 से 60 मिनट का वो होता है। और चौथी आ गई हमारी फिर जो, जहाँ मैक्सिलोफेशियल सर्जन को एड्रेस करना है कि कभी दांत में दर्द हुई और इन्फेक्शन जो है तो नीचे गर्दन में चला गया और वो इतनी कलेक्शन हो जाती है मवाद की कि वो आपका जो सांस लेने की नली है उसी को कंप्रेस करने लग जाए, तो वो बहुत क्रिटिकल इमरजेंसी है। उस कंडीशन में पेशेंट्स को जो है तो हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। और इससे आगे कि मान लो कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है या कोई गिर जाता है, उसकी वजह से जबड़ा फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी मुंह के अंदर से बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो रही है या आपको कुछ इमरजेंसी जो है तो इंटरवेंशन की ज़रूरत है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में भी वो भी एक आपातकालीन स्थिति है जिसमें एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन, जैसे हमारे रेजिडेंट मैक्सिलोफेशियल, जैसे हमारे कॉलेज में भी जहाँ मैं कार्यरत हूँ वहाँ पर भी हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन या MDS इन मैक्सिलोफेशियल सर्जरी ट्रेनिंग है, 3 स्टूडेंट आते हैं हमारे पास, तो वो रात भर बाकी स्पेशलिटी के साथ, हाँ रात भर जो है तो ड्यूटी पे रहते हैं, वो इमरजेंसी में कैजुअलिटी में ड्यूटी पे रहते हैं। जैसे मेडिसिन सर्जरी और जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, ENT सर्जरी, इनके साथ वो भी मिलके काम करते हैं। आपातकाल की स्थिति में भी जो है कभी भी दे कैन विजिट, मतलब वो हॉस्पिटल आ सकते हैं।
सर बात करें, जैसे हम सड़क दुर्घटना की बात करें, कई बार ऐसा होता है कि जॉ जो है वो हिल चुका है बुरी तरह से, तो क्या सर्जरी के माध्यम से, जैसे हम मैक्सियोफेशियल सर्जरी की बात करें, क्या उस सर्जरी से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है? कई बार जैसे बचपन की अगर मैं बात करूं, बचपन से ही जो है जब जन्मजात ही कई प्रॉब्लम्स है, होंठ कटा हुआ है या कोई प्रॉब्लम है, जॉ में कोई प्रॉब्लम है, तो कई तरह की समस्याएं आती हैं, तो क्या उसको इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है? उसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। इसमें भी दो पहलू हैं जो आपने, जैसे एक तो कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है और जबड़ा फ्रैक्चर हो जाता है, एक वो कंडीशन आ गई, और एक जन्मजात जो है तो होंठ कटा हुआ है या तालू कटा हुआ है, एक वो स्थिति है हमारे पास। तो जैसे जो इमरजेंसी, जैसे अगर कोई ट्रॉमा होता है, किसी को गिरने से चोट लग जाती है और जबड़ा फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल तो आना पड़ता है, क्योंकि दर्द होगी, सूजन होगी और चीज़ें भी होंगी, खाने में दिक्कत होगी, चबाने में दिक्कत होगी, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो उस वजह से मरीज, अब फिर उसमें मैम हम देखते हैं कि उसका जो सारे जैसे इन्वेस्टिगेशन करा के कि जो फ्रैक्चर का लेवल है वो क्या है। फ्रैक्चर का लेवल सिंपल फ्रैक्चर भी हो सकता है या कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो सिंपल फ्रैक्चर को उसमें बहुत सारे तरीके हैं उसको ठीक करने के। हम सिंपल वायरिंग करके भी उसको ठीक कर सकते हैं। उस कंडीशन में मुंह को हमें जो है तो कम से कम 4 से 6 हफ्ते के लिए बांध के रखना पड़ता है। उस दौरान जो है तो मरीज जो है तो सिर्फ लिक्विड डाइट पे ही रहेगा। एक तो ये है, और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर होंगे तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर में फिर उसको हमें हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ता है। फिर सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करके प्रॉपर तरीके से खून की जांचें करा के फिर उसकी सर्जरी प्लान करना पड़ती है। फिर उससे जबड़े को हम जो है तो मिनी प्लेट्स या कुछ आती हैं हमारे पास जो जिससे फिक्स कर देते हैं, पर वो फिक्स करना ही काफ़ी नहीं होता है। हमें ये देखना है कि क्या जो चोट लगने से पहले मरीज की स्थिति थी क्या हम वो अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। बिल्कुल। क्योंकि फंक्शनल रिहैबिलिटेशन जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, फंक्शनल रिहैबिलिटेशन जो है तो अटमोस्ट सबसे ज़रूरी होता है। बिल्कुल। क्योंकि आपने ऑपरेशन भी कर दिया, कल को मरीज बोलता है कि जी मेरे दांत फिर भी नहीं बैठ रहे, क्योंकि हमारे कुछ गोल्स हमें डिफाइन करना पड़ते हैं कि हम अगर पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत क्या है। बिल्कुल। तो वो सारा कुछ जैसे उसमें ये आ जाता है, एक तो फंक्शनल रिहैबिलिटेशन कि वो खा पा रहा है, चबा पा रहा है ढंग से, नहीं। कॉस्मेटिक रिहैबिलिटेशन कि क्या प्री फॉर्म जो है तो हमने अचीव करा है या नहीं करा किया है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। जहाँ तक ये कटे होंठ और कटे तालू का जो सवाल आता है, ये जन्मजात विकृति होती है जब बच्चा पैदा होता है। इसमें भी मैक्सिलोफेशियल का बहुत क्रूशियल रोल रहता है कि जब से बच्चा पैदा होता है और जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता है तब तक वो हमारे साथ साथ ही ग्रो करता रहता जो है। बिल्कुल। क्योंकि मैम कटे हुए होंठ का जो ऑपरेशन होगा फर्स्ट स्टेज में आएगा, जो वो 6 से 9 महीने के बीच में होगा। उसका पहले सबसे पहले हमें वो एड्रेस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है तो 16 से 18 महीने के बीच में जो है तो कटे हुए तालू का ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर वहाँ से ही हमारा कुछ वो नहीं हुआ। सॉरी, मैं इसमें बीच में एक चीज़ मिस कर गया कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो पहला ऑपरेशन कटे हुए होंठ का ऑपरेशन हम करेंगे 6 से 9 महीने के बीच में, पर तब तक बच्चा फीड कैसे करेगा, दूध कैसे पिएगा, ये भी बहुत बड़ी चीज़। हाँ, तो वो शुरू से ही तो एक अप्लायंस बनाते हैं जिसको ऑब्चुरेटर बोलते हैं, उसको उसके तालू के साथ फिक्स कर देते हैं फिर, ताकि बच्चा फीड या मदर सकिंग जो है तो कर सके अच्छे से। तो वहाँ से शुरू हो जाता है। फिर कटे हुए होंठ का ऑपरेशन 6 से 9 महीने में आ गया। फिर कटे हुए तालू का जो है तो 18 महीने तक ऑपरेशन करते हैं। फिर बाद में कटे हुए होंठ और कटा हुआ तालू अगर इकट्ठा हो कहीं बराबर ही कटा हुआ हो तो उसमें फिर जो हड्डी होती है जिसमें दांत ग्रो करते हैं वो भी कटी हुई होती है। तो फिर हमें 8 से 9 साल की उम्र में वो हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ता है। उसमें वो कूल्हे की हड्डी लेना पड़ती है, वो हड्डी बनाना पड़ती है ताकि वहाँ पर दांत आ सके। बिल्कुल। फिर वो हड्डी का ऑपरेशन कर दिया तो उसके बाद मैम आ जाता है फिर कॉस्मेटिक सर्जरी। फिर उसमें क्या होता है, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स रहते हैं कि जैसे उसमें आफ्टर इफ़ेक्ट्स में आ जाता है आपका जो
2-3 ऑपरेशन हो चुके होते हैं, उससे क्या होता है कि ऊपर वाले जबड़े की जो ग्रोथ हो कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो उससे क्या होता है, नीचे वाला जबड़ा तो नॉर्मल ग्रो कर रहा होता है, ऊपर वाला जबड़ा रुक जाता है। तो उसमें हमें फिर दोबारा जो है तो ऑपरेशन करके जो है तो उसको कंपनसेट करना पड़ता है। बिल्कुल। और फिर लास्ट में आ जाता है कि जैसे उसके साथ कटे हुए होंठ की वजह से जो है तो नोज़ की जो शेप होती है वो भी थोड़ी डिफॉर्म हो चुकी होती है, तो फिर उसका भी ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसको राइनोप्लास्टी या ये बोलते हैं। तो ये इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस है कि अगर मतलब ये कह सकते हैं कि अगर डिफॉर्मिटी है, अगर बचपन से ही कोई समस्या है तो उसे ठीक किया जा सकता है और उसको जो आत्मविश्वास है और उसकी मुस्कान जो है वो वापस लाई जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान तंबाकू ले रहा है, कई केसेस हम ऐसे भी देख रहे हैं कि जो बिना तंबाकू के सेवन के भी कैंसर के पेशेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो इसमें भी क्या मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के द्वारा दोबारा इंसान को ठीक किया जा सकता है, उसका फेस जो है, उसके जो दांत हैं उनको इम्प्रूव किया जा सकता है? जी मैम, जैसे प्राइमरीली तो जो 80 to 90% जो तंबाकू का सेवन है वही ओरल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल ठीक है। जैसे आपने बोला कि और चीज़ें, जैसे कई बार क्या होता है कि छोटा मोटा छाला पड़ा है मुंह में, गम्स में है या जीभ में है, कई बार उसको मरीज ना चाहते हुए भी इग्नोर करता है। बिल्कुल। मतलब वो तवज्जो नहीं देता है कि मुझे विज़िट करना चाहिए, किसी डेंटल सर्जन को विज़िट कर दो या मैक्सिलोफेशियल सर्जन को विज़िट कर दो। तो उस वजह से भी बाद में जो है तो वो भी एक कैंसर का रूप ले लेता है। पर 82 कई बार क्या होता है कि आपका कोई फ्रैक्चर टूथ है या शार्प टूथ जिसको हम बोलते हैं, वो इतना नुकीला होता है कि वो क्रॉनिक इरिटेशन करता रहता है आपके अगर कोई शार्प टूथ होगा तो आपकी जीभ ना चाहते हुए भी वहाँ जाती रहेगी, रगड़ लगती रहेगी, जीभ में जख्म बन जाएगा। ये चीज़ें जो जीभ में रगड़ लगना और या शार्प टूथ की वजह से, ये ओल्ड एजेस में लोग जो ओल्ड एजेस के जो उम्र दराज जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उस चीज़ को इतना बॉदर नहीं करते हैं या हॉस्पिटल विज़िट को अवॉइड करते हैं। तो उस वजह से ये चीज़ें ऐसे मतलब उस वजह से भी ओरल कैंसर हो जाता है। बट प्राइमरीली इन इंडिया 80 to 90% जो है तो तंबाकू का सेवन ही रिस्पॉन्सिबल है। माना जाता है। और उसमें ऐसा है कि जैसे आप खैनी है, गुटखा है, तो ये खैनी और गुटखा जो है तो कम से कम 400 से ज़्यादा रसायन पदार्थों के बने हुए होते हैं और WHO प्रूवन है उनमें से मतलब 28 ऐसे रसायन पदार्थ उनमें होते हैं कि जो क्लियर कट कार्सिनोजेनिक है, मतलब वो करेंगे ही करेंगे कैंसर। अगर आप खाएंगे तो वो कभी ना कभी आपको, तो उससे फिर डिपेंड करता है कि तंबाकू के सेवन का, जो गुटखा खैनी का सेवन है उसकी मतलब कितने टाइम से मरीज वो चीज़ वो कर रहा है कंज्यूम। अब उसमें क्या होता है कि जैसे कोई खैनी खाता है तो वो एक पर्टिकुलर स्पेस पे, मतलब उसको दांतों के नीचे या होंठ के नीचे दबा के रख देता है, तो उसमें से वो केमिकल रिलीज़ होते हैं, जैसे नाइट्रोसेमाइंस जो है तो केमिकल्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। वो अब मुंह के जो टिश्यूज़ जो हमारे बने हुए हैं वो नरम चीज़ों को और सॉफ्ट चीज़ों के लिए है, मतलब ऐसे नहीं कि वो ऐसी हार्श चीज़ों को वेयर करने में, चलो शुरू में तो ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, वो अपने आप को ढालता रहता है। खैनी रखी हुई है, कई लोगों ने सुबह की रखी हुई है, शाम तक वही चली है, कई सोती बार खैनी दबा लेते हैं, सुबह तक चली हुई है। अब टिश्यू तो डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में है ही है, वो केमिकल रिलीज़ हो रहा है, टिश्यू अपने आप को उस चीज़ के हिसाब से अडेप्ट कर रहा है। अडेप्ट करते करते क्या होता है मैम कि उसका DNA ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, फिर वो एक कैंसर का रूप ले लेता है। और इसके इलाज के लिए मैक्सिलोफेशियल सर्जन का जो है तो बहुत अच्छा रोल है। इंडिया में जैसे इतने ज़्यादा केसेस है, पर हमारे कुछ सेंटर जो है तो बहुत अच्छा कैंसर पे काम कर रहे हैं। मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो है तो बहुत काम कर रहे हैं, मतलब सिर्फ कैंसर का इलाज ही या मरीज के जबड़े को काट के या मतलब वो निकाल देना, कैंसर को निकाल ही देना, वही काफ़ी नहीं होता है। पर फिर उसके बाद असली चैलेंज होता है कि उसको रिस्टोर कैसे करना है, तो उसको रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी बोलते हैं। तो वो हम प्लास्टिक सर्जन के साथ मिलके, जैसे हमारे यहाँ भी प्लास्टिक सर्जन के साथ मिलके हम करते हैं। बाकी इंडिया में काफ़ी लोग जो है तो काफ़ी मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो है तो वो सारा कुछ कैंसर पे रिस्टोरेशन एज वेल एज रिसेक्शन जो पार्ट है वो इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं।
सर, हम एक टीएमजे समस्या सुनते हैं दांतों में कि एक टीएमजे समस्या है। एग्जैक्ट मुझे उसका टर्म याद नहीं है, तो मैं वो जानना चाहूँगी आपसे कि टीएमजे समस्या क्या है और उससे कैसे जो है ठीक किया जा सकता है। जी मैम, टीएमजे जैसे हमारा नी जॉइंट होता है, हिप जॉइंट होता है, वैसे जो जबड़े का जो जॉइंट होता है इसको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है तो नीचे वाले जबड़े का सबसे प्रॉक्सिमल पार्ट होता है। ये जो हमारी टेम्पोरल बोन होती है, जिसको कनपट्टी भी बोलते हैं, वो वाली बोन से और हाँ, और जो नीचे वाला जबड़ा उसको मैंडिबल बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये बना हुआ होता है जॉइंट, तो इसको हम इसीलिए टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स की समस्याएं बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसे एक तो बहुत कॉमन आ जाती है कि अगर आप बहुत कभी उबासी मार रहे हैं या आपने गलती से बड़ा मुंह खोल दिया या कुछ हार्ड चीज़ हो, तो मुंह जबड़ा खोलने के बाद ना वो लॉक हो जाता है। जैसे लोग आम धारणा होती है कि मेरा लॉक जॉ हो गया। वो भी एक आपातकालीन स्थिति होती है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में। जैसे लॉक जॉ हो गया तो वो मुंह खुला का खुला रह जाएगा। तो उस कंडीशन में भी आपको हॉस्पिटल विजिट करना पड़ेगा, उसको रीपोजिशन दोबारा उसी पोजीशन में बिठाना पड़ेगा। ये तो एक कॉमन सा वो है। दूसरा जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, जैसे जितनी भी बीमारियां हमारे लॉन्ग जॉइंट्स में जैसे नी जॉइंट में होती हैं, जैसे अर्थराइटिस होता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में, और इसकी एक गंभीर समस्या ये भी है कि पहले के समय में क्या होता था कि डिलीवरी के दौरान अगर कोई माँ अगर बच्चे को अपने आप डिलीवर नहीं कर पा रही होती थी, तो उसमें क्या होता था कि हम एक सक्शन यूज़ करते हैं, या पहले एक यूज़ करते थे फोर्सेप। जी बिल्कुल। तो फोर्सेप जो है तो बच्चे के यहाँ पर इस जॉइंट वाले एरिया में जो है उसको प्लेस करते थे। तो उसकी वजह से कई बार ना चाहते हुए भी इंजरी हो जाती थी। उसकी वजह से क्या होता था मैम कि जो हमारे जो टीएमजे जो जॉइंट है ये इसके स्कल बोन के साथ फ्यूज़ हो जाता है। उसके बाद जो समस्या होती है वो बहुत गंभीर होती है कि जैसे फिर मुंह खोलने में दिक्कत, धीरे धीरे मुंह खोलने में दिक्कत हो जाएगी और आपका मुंह बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस। एंकाइलोसिस में वो स्टिफ जॉइंट हो जाएगा, फ्यूज जॉइंट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे ऊपर वाला जबड़ा ग्रो करता रहेगा, नीचे वाला जबड़ा ग्रो नहीं करेगा। फिर लास्ट में बहुत सारी दिक्कतें उस मरीज को आने, फिर सेमी सॉलिड क्या मतलब लिक्विड डाइट पे ही आ जाता है अल्टीमेटली। तो उसकी सर्जरी होती है। अब आजकल जो है, अगर जैसे मैं पिछले ही हफ्ते का मतलब 2-3 हफ्ते पहले का आपको उदाहरण दूं, तो एक मरीज था, वो 44 साल बाद उसको लगा कि ऐसा भी कोई सर्जरी होती है जिससे मुंह खुल जाता है। तो उसको हमने अपने सेंटर में ऑपरेट किया। मतलब आप इमेजिन करो कि 45 साल बाद उसने मुंह खोला होगा अपना। तो उसकी वजह से जो है तो जो गंभीर समस्याएं उसको हुई हैं वो अलग बात है। पर अब जो है तो कि जैसे हम हिप जॉइंट रिप्लेस करते हैं या नी जॉइंट रिप्लेस करते हैं, तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का भी टोटल रिप्लेसमेंट ये मैक्सिलोफेशियल सर्जन करते हैं। मतलब आप दोनों तरफ का जो है तो जॉइंट साइमल्टेनियसली रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इंडिजिनस अपना जो है तो जॉइंट बना सकते हैं टाइटेनियम का। फिर उसको ताकि जो पेशेंट का जो फंक्शनल और एस्थेटिक है वो सारी चीज़ें मेंटेन की जा सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय, इस पर बहुत ज़्यादा लंबी बात और हो सकती है, पर हमारे पास समय जो है वो थोड़ा कम है। मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को, क्योंकि हम दांत ऐसे सेंसिटिव चीज़ है पर कई बार हम इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। कई बार मैं बात करूँ तो बचपन से ही हम कई बार दांतों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जो बड़े होकर जो है वो गंभीर समस्याएं जो है हमें फेस करनी पड़ती हैं। मैं चाहती हूं कि मेरे दर्शकों को आप मैसेज के थ्रू बताएं कि क्या हमें करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। नहीं, सबसे ज़रूरी है कि ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए पहले तो अगर बचपन से शुरू करें तो हमें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि उनको ब्रश करना चाहिए। एटलीस्ट मतलब 2 टाइम नहीं तो एक बार तो करें ही करें। और दूसरा, जैसे बड़े हो जाते हैं या जो अडल्ट है या जो हमारे बुजुर्ग है, अगर आप एक बार तो ब्रश सुबह तो सभी कर ही लेते हैं, उसके लिए मतलब सलाह की क्या ज़रूरत है। पर शाम को अगर आप सोने से पहले ब्रश नहीं करते तो कम से कम आप अच्छे से रिंस कर लो, कुल्ला तो कर लो अच्छे से।
जी, मतलब जो, बिल्कुल। क्योंकि बैक्टीरिया को जो बीमारियों की जो शुरुआत होती है वो टाइम होता है कि जैसे रात के समय में बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन और वो सारी चीज़ें ज़्यादा एक्टिवेट बढ़ होते जाती हैं, जी। बिल्कुल। तो कम से कम अगर आप वो नहीं कर सकते हैं, कईयों के अब आजकल लाइफस्टाइल ऐसा है, मतलब आप रात दिन काम कर रहे हैं, तो उन चीज़ों में कम से कम आप रिंस ही कर लें तो वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी वो है जी। बाकी। और अगर ऐसा कभी वो हो कि अगर आपको जैसे मुंह के छाले हों तो उनको 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग है तो उनको इग्नोर ना करें, कि जैसे आपने अपना ट्रीटमेंट कराया भी है उसके बावजूद भी वो रह रहे हैं, तो आप जो है तो उसके लिए जो उसका ज़रूर परामर्श ले लें। और दूसरा जो है तो अगर जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी होती है या जॉ सर्जरी होती हैं, जैसे ओल्ड एज की वजह से जो है तो जो मैग्लोफेशियल सर्जरी के डोमेन में आती है, इवन अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी हमें वो क्लीन चिट दे रखी है, तो ये सारी चीज़ें हैं जी। सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। समय रहते पहचान और सही इलाज गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। आज के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर एक ऐसे ही एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने आएंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।